अस्सलाम वालेकुम। क्या चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, या क्या चाइना अपने वेपन्स को लाइव टेस्ट कर रहा है, चाहे उनके फाइटर जेट्स हों, चाहे उनके रियल टाइम इंफॉर्मेशन सैटेलाइट सिस्टम की तरफ से हो, या PL-15 टाइप मिसाइल्स हों जिनको वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में इस्तेमाल करके एक वॉर टेस्टेड का टैग देना चाहता है। क्या ये और इस जैसे और क्लेम्स जो इंडियन डेप्यूटी आर्मी चीफ ने किए, क्या ये सच है, इनमें कुछ सदाकत भी है? आइए आज की वीडियो में हम इनको डिबंक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी बातें सच हैं और कौन सी बातें उनकी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडियन डेप्यूटी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह साहब ने एक रिसेंटली कॉन्फ्रेंस से खिताब, इसका नाम था न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अब इसके नाम से ज़ाहिर हो जाता है कि ये मिलिट्री और टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मिलिट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं रहा कि जिस मिलिट्री के पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उसको अपने दुश्मन के ऊपर या अपने एनिमी के ऊपर उतना अच्छा एज होगा। और जैसे मैंने कहा कि जिस मिलिट्री के पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उसके पास उतना एज होगा अपने दुश्मन के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन, हमारे पास अपने दुश्मन की लोकेशंस आ जाती हैं, हमारे पास वेपन सिस्टम्स आ जाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स आ जाते हैं, फाइटर जेट्स आ जाते हैं, ड्रोन्स आ जाते हैं। अब ये सारी की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है इनका सीमलेस होना, मतलब इन सब का आपस में जो कम्युनिकेशन होना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो इनका वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का हुआ। अब ये मैंने बात आपको क्यों कही है कि ऑपरेशन सिंदूर में, इसलिए क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये राहुल सिंह साहब ने खुद क्लेम भी की हैं, कुछ इसको एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि अपनी मिलिट्री को इम्प्रूव करना होता है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है तो आप अपनी ही मिस्टेक से सीखते हो। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपका वही हाल होगा जो दोबारा से इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। ऑपरेशन बालाकोट के नाकाम स्ट्राइक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी और अपनी लोगों की नाक कटवा दी। अब इस स्पीच में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह साहब ने कुछ बहुत बड़े कन्फेशंस किए, बहुत बड़े क्लेम्स किए और कुछ ऐसी बातें की जो कि उनकी मिलिट्री के लिए, उनकी अपनी गवर्नमेंट के लिए, और मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अगर वो कह रहे हैं कि यार हमने एयर सिस्टम, हमारा जो एयर सिस्टम डिफेंस सिस्टम है उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। इट इज गुड बैड, वी कुड डू अ लॉट। अगर वो मीडिया के ऊपर आके, टीवी के ऊपर आके इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि अंदर खाते इंडियन आर्मी कितनी ज़्यादा ऑप्रेस हुई होगी, कितना उनका बुरा हाल हुआ होगा कि उनका जो जनरल है, डेप्यूटी आर्मी चीफ है, वो मंजर आम के ऊपर आकर अपने लोगों को बता रहा है कि यार हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, अब इस स्पीच का आगाज़ वो करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। वो बताते हैं कि हमने सबसे पहले 21 टारगेट्स को सिलेक्ट किया, प्री सिलेक्ट किया, अगर हम इसको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि द डे जिस दिन हमने हमला किया उस दिन हमने 9 टारगेट्स को सिलेक्ट किया और उनको हमने एग्जीक्यूट किया। अब जो एग्जीक्यूट किया वो मुझे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने किन किन चीज़ों को अटैक किया। अब जो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने उनके पॉपुलेशन सेंटर, दिस टाइम थैंकफुली आवर पॉपुलेशन सेंटर्स वर नॉट क्वाइट एड्रेस्ड। पॉपुलेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपकी लोगों की आबादी ज़्यादा होती है, जो हाईली पॉपुलेटेड, डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया होता है वो, वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। बल्कि पाकिस्तान ने अगर अटैक किया, मतलब जवाब में 10 मई को जो अटैक किया, वो बेसिकली जो किया वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर किया या हमारे वेपन डिपोज के ऊपर किया। ये बहुत बड़ा एक कन्फेशन है, बहुत बड़ा इंडियन आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान ने सिर्फ उनकी मिलिट्री को टारगेट किया। अब इंडिया का हमेशा से एक ही बहुत बड़ा सर दर्द रहा है। इस सर दर्द को इंडियन डेप्यूटी आर्मी चीफ ने इस दफ़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि 1 बॉर्डर 2 एडवर्सरीज थी, बल्कि 4, नो 3। अब वो बेचारे खुद कंफ्यूज थे वो कितनी एडवर्सरीज का नाम ले, 4 कहें 3 कहें। अब उनसे पूछें यार चलो हमें 3 का तो पता है, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। व्हाट वाज द 4th कंट्री? क्या वो अजरबैजान था जिसने मॉरल सपोर्ट दी, या ईरान था? अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था वो किया था चाइना ने, बिकॉज इनके डेप्यूटी आर्मी चीफ की तरफ से। चाइना ने पाकिस्तान को अपनी पूरी सपोर्ट दी, चाहे वो रियल टाइम डाटा शेयरिंग हो बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, या जेट एंड सी के ऊपर लगे हुए उनके
PL-15 मिसाइल्स हो जिनको एक हफ्ता पहले ही उन्होंने एक्सपोर्ट किया था। और टर्की जो कि पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा था और उनके ट्रेन्ड सोल्जर्स यहाँ पे मौजूद थे पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए कि किस तरीके से इन ड्रोन सिस्टम्स को उन्होंने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना से राउंड अबाउट 81% अपने आर्म्स को इंपोर्ट की है इन लास्ट 5 years, जहाँ पर ये बात सच है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, अब होता इस तरीके से है कि 2016 के अंदर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो थोड़े से खराब होने शुरू हो जाते हैं। ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कांग्रेस होती है वो पाकिस्तान को F-16 के जो अपडेट्स हैं और जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड करने से इनकार कर देती है, और पाकिस्तान ने एक डील की होती है कि पाकिस्तान को मजीद और F-16 से मिलेंगे, उनको भी रोक दिया जाता है। ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उसको स्टार्ट किया, लेकिन आगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको कंटिन्यू किया। अब अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है वो उनको वेपन्स और मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसको उसकी जरूरत कम पड़ती है तो वो उसको छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1990s में चले जाएं, जब आपका प्री सोवियत वॉर चल रही थी तो तब तक सारे हालात अच्छे से चल रहे थे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, जो रिलेशंस थे वो भी अच्छे थे। पाकिस्तान ने जो डील की हुई थी F-16 की वो भी पाकिस्तान को प्रोवाइड की है, लेकिन 1990s के बाद होता इस तरीके से है, जो अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है क्योंकि सोवियत यूनियन टूट जाता है और जो कोल्ड वॉर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जो F-16 की डील उस वक्त मतलब 1990s में की जाती है उससे अमेरिका बैक ऑफ कर जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को समझ में आ गई थी कि जो अमेरिका की दोस्ती है ना सिर्फ वक्ती है, वो छोटी भी है। फिर जब 2016 के अंदर ही F-16 की जो डील होती है वो अमेरिका तोड़ देता है, तो पाकिस्तान की लीडरशिप एक और तरफ देखना शुरू करती है, वो देखती है चाइना की तरफ। 2013 के CPEC की वजह से पाकिस्तान चाइना के वैसे ही करीब आ चुका था और अब टाइम था कि पाकिस्तानी मिलिट्री भी चाइना के करीब जाए। तो फिर 2016 से ही पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप भी चाइना के करीब होना शुरू हो जाती है, और इसकी जो पहली निशानी होती है वो मिलती है हमें द जॉइंट वेंचर ऑफ JF-17 थंडर, जो चाइना में आधा बनेगा और आधा पाकिस्तान में बनेगा, और इसके जो सारे राइट्स होंगे वो पाकिस्तान के पास होंगे। पाकिस्तान ने किसको बेचना है, कब बेचना है, किस तरह बेचना है, कितने पैसों के लेना है, वो सारे के सारे पाकिस्तान के पास होंगे। इवन देखते ही देखते फिर चाइना ने पाकिस्तान के साथ सबमरीन्स और नेवल शिप्स का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इनको पाकिस्तान को इंपोर्ट भी किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये क्लेम सामने आया कि जो चाइना है वो पाकिस्तान को 81% मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई कर चुका है लास्ट 5 years के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि चलो पाकिस्तान तो इंपोर्ट करता है, क्या इंडिया भी इंपोर्ट करता है? और यहाँ पे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और इसकी रिसर्च करने के अंदर, इसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे सही टाइमलाइन के साथ, डेट्स के साथ, जो इंडिया ने मुआहदे किए कंट्रीज के साथ और जो इंडिया का झूठा नैरेटिव है वो एक्सपोज करने के लिए। अब अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स में देखें तो हमें पता लगता है कि जो इंडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑफ आर्म्स। अगर नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो इस साल उसको सेकंड नंबर के ऊपर किया गया है, जिसने सबसे ज़्यादा 8.3 ग्लोबल मार्केट शेयर के अंदर उसने इंपोर्ट्स किए हैं। और अगर हम एक साल पीछे चले जाएं तो वो नंबर 1 के ऊपर था। अब पूछा जाए कि यार नंबर 1 पर इस साल कौन है? इस साल आया है यूक्रेन। अब यूक्रेन का हमें समझ में आता है कि वो क्यों इंपोर्ट कर रहा है। वो इंपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रशिया के साथ एक जंग के अंदर है। अब इंडिया कौन सी जंग लड़ रहा है? इंडिया तो कोई जंग नहीं लड़ रहा। इंडिया क्यों है? अगर हम एक साल पहले 2024 के अंदर जाएं तो सिप्रा के रिपोर्ट के मुताबिक, सिप्रा क्या है? सिप्रा इज बेसिकली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो कि आर्म्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर गहरी नजर रखती है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि 2019 से 2023 में इंडिया ने दुनिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट की और वो नंबर 1 रहा है विद 9.8 ग्लोबल आर्म्स शेयर। और सबसे इंटरेस्टिंगली जो इसका जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो कोई और नहीं, वो रशिया है। टिल दिस डेट इंडिया रशिया से सबसे ज्यादा अपनी आर्म्स को इंपोर्ट करता है। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूथे ने अभी लेटेस्ट ही कहा है कि अगर इंडिया इसी तरीके से रशिया से अपने वेपन्स को इंपोर्ट करता रहेगा तो हम मजबूर हो जाएंगे कि इंडिया के ऊपर सख्त तरीन सेक्शंस लगा सकते हैं, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ के ऊपर भी लगाएंगे, जिस तरीके से आपके पास चाइना हो या ब्राज़ील हो जो कि रशिया से
अपनी बिजनेस डील्स कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इंडिया हर चीज ही बाहर से इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान की तरह एक कंट्री से तो नहीं, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज के साथ। इसका ब्रेक डाउन करना शुरू करें तो जो सबसे बड़े 4 फेमस तरीन कंट्रीज हैं जिससे इंडिया इंपोर्ट करता है, उसमें टॉप पर है रशिया, सेकंड पर है फ्रांस, थर्ड पर है अमेरिका एंड फोर्थ के ऊपर है इजराइल। अब फिफ्थ के ऊपर साउथ कोरिया आ जाता है, लेकिन उसको हमें इतना डिटेल में पढ़ने की या देखने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया से जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसका जो सबसे बड़ा शेयर है वो जाता है रशिया के पास, राउंड अबाउट ऑफ 36%, जिसमें रशियन Su-30 फाइटर जेट्स, T-90 टैंक्स, किलो क्लास सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 877, और इंडिया तो अपने खुद मिसाइल सिस्टम बना नहीं सकता, तो ब्रह्मोस मिसाइल्स वो रशिया के साथ मिलके एक एज जॉइंट वेंचर बना रहा है। और इसके अलावा रशिया का लेजेंडरी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इंडिया ने रशिया से लिया हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वो आती है कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह साहब ने कहा कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से उनकी मिलिट्री सोच रही थी। मतलब कि वो यहाँ पे क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को कि उसने उस तरीके से उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इजराइल की तरह लग्जरी नहीं है कि वो एक छोटा कंट्री है, इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मज़ीद अच्छे होने चाहिए। हमारे पास इजराइल की तरह आयरन डोम्स नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर जो दुनिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया करता है, जो दूसरे नंबर के ऊपर कंट्री है वो है फ्रांस विद अ शेयर ऑफ 33%, जिसके अंदर 36 रफाइल्स जो इंडिया ने रिसेंटली रशिया से खरीदे हैं, एंड 6 स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशन सबमरीन्स हैं जिसको इस साल के शुरू में इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिए गए थे। 2 कर दी हैं, 4 अभी मजीद रहते हैं जिनके ऊपर जो काम है वो मजीद तेज कर दिया है। थर्ड नंबर के ऊपर आता है यूएस, जिसका इंपोर्ट शेयर है राउंड अबाउट 13%। अब याद रखें कि ये जो 13% है ये सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर है, इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, सैटेलाइट इमेजरी है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो इसमें शामिल नहीं है। अब जब हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें बेसिकली फाइटर जेट्स, इसमें आपकी नेवल शिप्स, सबमरीन्स, मिसाइल सिस्टम्स और इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो चीज़ें हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स से जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें आती हैं अपाची AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिसका फर्स्ट बैच 3 हेलीकॉप्टर्स का अभी 23 जुलाई को ही रिसीव होता है इंडिया को with a delay of 15 months। 15 CH-47F चिनहॉक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी हैं और 12 P-8I मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट जो कि एंटी सब सिस्टम्स भी इंडिया ने यूएस से हासिल करने की कोशिश की है। और अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जब फरवरी के अंदर अपने दौरे के ऊपर गए थे अमेरिका के, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको ऑफर की। अब ये वो ऑफर थी जो कि कभी भी किसी भी वक्त टेबल के ऊपर नहीं थी जब ये बातचीत चल रही थी। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर की कि वुड लाइक टू सेल इट्स F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, और याद रखें ये दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी बड़ी ज़रूरी है, ये वही F-35 है जिसको कहा गया था कि जो कि आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन पिछले 5 हफ्तों में इंडियन अवाम ने और इंडियन मीडिया ने उसको इतना देख लिया है। ब्रिटिश का F-35 जो कि अमेरिका ने उनको सेल किया था, जो कि ख़राब हो गया था ड्यूरिंग देयर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो कि इंडिया में लैंड हुआ था, वो बेचारा 5 हफ्ते तक इंडिया में रहा और अभी ही 21 जुलाई को ही इसने टेक ऑफ किया इंडिया से ताकि वो वापस बरतानिया जा सके। यहाँ पे मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप को समझ में आ गई होगी कि यार ये F-35 जो मुआहदा है ना, ये हमारे लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और ये हमारे यूट्यूबर्स भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च लगती है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ दूंगा वो वेरीफाइड भी होगी और विद प्रूफ एंड विद सोर्सेज दूंगा। और ये थी इंडिया की दुनिया के साथ इंपोर्ट आर्म्स डील्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जो इंडियन डेप्यूटी आर्मी चीफ ने कहा कि जी 1 बॉर्डर 3 एडवर्सरीज या 2 एडवर्सरीज, जो भी उनका कहने का मतलब था, पाकिस्तान के पास चाइनीज J-10Cs थे, चाइनीज इंफॉर्मेशन थी ऑफ रियल टाइम और ड्रोन्स थे टर्की के, तो ये जी 3 कंट्रीज थे जो इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे। तो मतलब पाकिस्तान तो 5 कंट्रीज के खिलाफ था, जिसमें फ्रांस भी था, अमेरिका भी था, रशिया भी था, इजराइल भी था और इंडिया द फ्रंट फेस भी था।
तो इस तरह ना करें सर, आप अपने लोगों को इस तरह झूठ बताएंगे तो वो आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंगली डिप्टी आर्मी चीफ ने वो क्लेम ये किया कि जब डीजीएमओस लेवल टॉक्स इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में चल रही थी तो पाकिस्तानी डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को बताया कि हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन है ऑफ योर वेक्टर ऑफ दिस एंड दैट, कि वो इस टारगेट के ऊपर हमला करने जा रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको पुल बैक कर लें, अगर आप नहीं करेंगे हम इसको निशाना बना देंगे। यहाँ पर एक चीज समझ में आ जाती है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के पास लाइव कवरेज थी कि इंडियन ट्रूप्स की, इंडियन वेक्टर्स की क्या मूवमेंट। अब वेक्टर्स में बेसिकली ट्रूप्स हो सकते हैं, मिसाइल सिस्टम हो सकता है, फाइटर जेट्स हो सकते हैं या ड्रोन्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री हार्डवेयर एक सीमलेस परफॉर्मेंस शो की, चाहे वो J-10C हो या JF-17 हो, उनकी दरमियान में जो कम्युनिकेशन है ग्राउंड से, जिनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और जो पीछे सैटेलाइट इमेजरी मिल रही थी इंडिया की मूवमेंट की, वो सारी की सारी आपस में सीमलेसली परफॉर्म हो रही थी। पाकिस्तानी तीनों आर्म फोर्सेस को सलूट जाना चाहिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, कि उनकी एक सीमलेस इंटीग्रेशन थी कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकें। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपनी आर्मी को और अपनी एयरफोर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा? क्या इंडिया F-35 खरीदने का सोचेगा जस्ट टू काउंटर पाकिस्तानी एयरफोर्स? आप खुश रहें, खुश रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद, अल्लाह हाफिज।